अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट से आज आपका भाई नदीम गौरी ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आपकी खासी खिदमत हुआ है। एक सियालकोट में ऐसा अजूबा तैयार होने जा रहा है जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सचिन तेंदुलकर का नाम भी उन लोगों में आता है जिन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ मेरे अकब में जो ग्राउंड देखी जा सकती है इसी ग्राउंड से था। इतना बड़ा अजूबा और ज़बरदस्त स्टेडियम तैयार होने को तैयार खड़ा है। इसके पीछे हकायक क्या है, क्योंकि अरसा दराज से इस स्टेडियम को किसी ने पूछा तक नहीं, रेनोवेशन तक नहीं की गई, लेकिन अचानक किसको क्या ख्याल आ गया कि रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिए गए, कौन ले आया, कैसे ले आया और कब तक ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा। इंग्लैंड में मैं फर्स्ट डिवीजन लीग भी खेला हूँ। सियालकोट का क्या कसूर है, जो इतने टैलेंटेड लोग हैं। लड़ाई करके लिया, महज़ब लफ्ज़ रिक्वेस्ट ही है। मतलब सियालकोट एक वाहिद ग्राउंड थी जिसको पर्थ से मुशाबत दी जाती थी। मुकम्मल होगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही यहाँ पे इफ्तिताह करने आएंगे। अच्छे भले स्टेडियम को मस्मार करके यहाँ पे पैसा खर्च किया जाता। जितने भी लोग निकलते हैं वो सारे मिडिल क्लास फैमिली में से निकलते हैं। खिलाड़ी आएंगे, इंटरनेशनली लोग आएंगे तो सिक्योरिटी शहर के अंदर से गुजर के आना पड़ेगा कि यहाँ पे लोगों के ना रोज़गार भी थे, ये रोज़गार भी छीन लिया आपने। जिन जिन लोगों से आपने दुकानें ली हैं छीनी है, आप पे स्टे ले आए यहाँ पे इस जगह पे। बिल्कुल, ये स्टेडियम नहीं बनने देंगे यहाँ कोई कि ये ले सकता है ये नहीं ले सकता। कंस्ट्रक्शन का भी तजुर्बा है आपको कि ज़ाया हो जाएंगे हमारे पैसे। तो 84 करोड़ रुपया है, इसका ऑडिट भी होगा, इसका चेक एंड बैलेंस भी होगा, इसमें से कोई हुर्द-बुर्द नहीं हो सकती, ये भी यकीन है। आपने अपने पसंदीदा ठेकेदार को ठेका नहीं दिया क्या? मुझे बल्कि मैं मज़े की बात सुनाता हूँ। मेरे एक दिन एक रिश्तेदार का फ़ोन आया, सैंपल ईंट 10,000 की 1,000 आ रही है ना, तो सरकारी प्रोजेक्ट होगा तो वही ईंट 15,000 रुपया रेट लगेगा 1,000 ईंट का। लोग हैरानी से देखते हैं मुझे कि ये पागल हो गया। इंस्पिरेशन ले रहे हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से, जो लेटेस्ट स्टेडियम है। लैंटर्न नहीं डालेंगे आप, जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। 5-5 लाख रुपया फी बच्चे को रमीज राजा साहब चेयरमैन पीसीबी ने दिया, पीसीबी हेडक्वार्टर्स में बुला के दिया। और अब इन लोगों को जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया इस टैलेंट को, तो इनको पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने पिकअप कर लिया और लोगों के कारोबार बंद हुए। यहाँ पे हम देखते थे यहाँ पे अकेडमीज बनी हुई थी। सियालकोट में 11 ग्राउंड्स डेवलप हो रही है। इतना टैलेंट दब के रह जाता है सिफारिश ना होने की वजह से कि कोई आ रहा है, कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या गलत बयानी कर रहा है। गरीब के बच्चे को भी मौका मिलेगा लाजमी। सियालकोट के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि ये बच्चे चलते 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 फर्स्ट क्लास तक पहुंचे, पाकिस्तानी टीम तक पहुंचे। अंडर 13 से टॉप परफॉर्मर उठा रहे हैं, अंडर 16 से उठा रहे हैं। बारिश लेके हमारे किसी ओहदेदार के पास आता है, वो खेल की तरफ लाने के बजाय काम पे लेके जाते हैं कि यार हमारे साथ फैक्ट्री चलो, रहने के लिए, ट्रेनिंग दी टाइम करने के लिए उसको पैसे भी दिए जाएंगे और फ्री प्रोफेशनल सहूलियात भी दी जाएंगी, ताकि हमारे प्लेयर्स जब इंटरनेशनल लेवल पे किसी फोरम पे खड़े हों तो फर इंग्लिश में बात करें। कुछ लोगों ने इसको सियासत का शिकार किया है। टैलेंट की बात तो करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 34 क्लब रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो जबकि गुजरांवाला में 66 क्लब हैं। प्लेयर्स का हक मारा जाएगा, हक मारा जा रहा है। जो प्लेयर पहली गाड़ी से रह गए थे, ठीक है, वो अगली गाड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है। उमर भाई क्या हाल चाल है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट में आपका कोई एक्सपीरियंस है कि इतना बड़ा कारनामा आपने सरअंजाम दे दिया? देखिए, मैं क्रिकेट खुद तो खेलता रहा हूँ, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। इंग्लैंड में मैं फर्स्ट डिवीजन लीग भी खेला हूँ। अच्छा। और माजी में मेरे वालिद क्रिकेट की एसोसिएशन के साथ मुंसलिक रहे हैं कुछ 40 साल से, और हम अपनी टीमें खिलाते भी हैं। तो क्रिकेट खेलने और खिलाने दोनों का एक्सपीरियंस मुझे किसी हद तक है। अच्छा, शौक है, एक्सपीरियंस भी है और शौक भी है। तो आपने कभी पाकिस्तानी टीम का रुख नहीं किया? नहीं, अभी वो उस लेवल पे कभी ट्रेनिंग की नहीं और सोचा भी नहीं। लाहौर को देखा जाए, फैसलाबाद को देखा जाए, कराची को देखा जाए, और बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे, उनको छोड़ के सियालकोट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर किस तरह, ये समझ नहीं आ रहा। सामने एक बात चली ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, अपने बोर्ड में बैठे हुए, कि जिस फैसलाबाद और लाहौर को हाई परफॉर्मेंस सेंटर देने की बातें हो रही थी, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाई अपने शहर के लिए कि सियालकोट का क्या कसूर है, जो इतने टैलेंटेड लोग हैं, जो इतने बच्चे यहाँ पे हम दे रहे हैं। जी जी। तो सियालकोट को क्यों नहीं सहूलियत दी जाती? तो मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सीएम पंजाब का, उस्मान बुज़दार साहब का, हमारे जो सेंट्रल पंजाब के चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल्ला खान संभल साहब का, जो इस वक्त सिटिंग चेयरमैन PND भी हैं, कि उनकी खुसूसी काविशों से और मेरी बारहा रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट सियालकोट। मतलब आपने रिक्वेस्ट करके ये लिया कि लड़ाई करके लिया? महज़ब लफ्ज़ रिक्वेस्ट ही है। मतलब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी बड़ा पसंदीदा ग्राउंड था।
बिल्कुल, ये पाकिस्तान मशहूर है बैटिंग विकेटों के हवाले से। सियालकोट एक वाहिद ग्राउंड थी जिसको पर्थ से मुशाबत दी जाती थी। पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया की और दुनिया की फास्टेस्ट विकेटें जहाँ पे बॉलिंग विकेटें वहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है पूरे पाकिस्तान में पिचेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो नंदीपुर की मिट्टी है। ज़बरदस्त। तो ये बॉलर्स का पैराडाइज थी, जन्नत थी बॉलर्स की। और इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी फास्ट बॉलर थे, तो वो पसंद करते थे यहाँ पे बॉलिंग करना। हाल में जब ये मुकम्मल होगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही यहाँ पे इफ्तिताह करने आएंगे इंशाल्लाह। पर कितने फंड्स इनिशियल आपको रिलीज़ किए गए और किन किन हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ा? हम ये फ़ेज़ 1 इस प्रोजेक्ट का 84 करोड़ रुपए का है, जो आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है। और इसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। परफॉर्मेंस सेंटर कहते किसको हैं? क्या क्या चीज़ें इसमें, फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी? हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें हाई क्वालिटी जिम्नेजियम होगा, बायोमैकेनिक लैब होगी, ठीक है, प्रैक्टिस पिचें होंगी जो दुनिया की मुख्तलिफ कंडीशंस के मुताबिक आर्टिफिशियल पिचेस यहाँ पे ला के लगाई जा रही है। इसके अलावा क्या क्या आएगा? इसके अंदर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर वो जो प्लेयर्स हम टैलेंट पूरे गुजरात डिवीज़न से उठा के यहाँ पे लाएंगे, उसके रहने के लिए हॉस्टल्स हैं। उसके बाद एडमिन ब्लॉक, ऑफिस सारा कदाफ़ी जो जिस तरह आपने देखा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर बालकनीज़ भी हैं स्टेडियम की तरफ फेसिंग, वो भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये है फ़ेज़ 1 का हिस्सा, कि जो प्लेयर को खेलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे अपने टैलेंट को उभारने के लिए, वो सारी सहूलियात यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दी जा रही हैं। तौहीद अख्तर चोई साहब का, जो साबका मेयर हैं, उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने वहाँ पे सवाल उठाया कि 84 करोड़ रुपया इनको बजट मिल गया था, तो इनको चाहिए था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर समड़े हाल में स्टेडियम के लिए जगह जो है ना ली, तो ये 84 करोड़ रुपया लगा के वहाँ पे नया स्टेडियम बनना चाहिए था, ना कि इस अच्छे भले स्टेडियम को मस्मार करके यहाँ पे पैसा खर्च किया जाता। शहर के दरमियान में कदाफ़ी स्टेडियम शहर के दरमियान में, फैसलाबाद का स्टेडियम शहर के दरमियान में, इस्लाम पिंडी में स्टेडियम शहर के दरमियान में, तो आप फैसिलिटी को एक्सेसिबल बनाते हैं, आप फैसिलिटी को आम लोगों की दस्तरस के अंदर रखते हैं। अगर आप 25 किलोमीटर दूर उठा के ले जाएं तो मैचेस तो इंटरनेशनल शायद साल में 1 हो या 2 साल में 2 होंगे मैचेस, लेकिन जिन्होंने रोज़ इसको इस्तेमाल करना है उनको आप 25 किलोमीटर रोज़ दूर किस तरह लेके जाएंगे? तो ये फैसिलिटी शहर में बनाने का मकसद ये था कि जो लोग इससे मुस्तफ़िद होंगे उनको कुछ ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े यहाँ पहुँचने के। मतलब उनके मुताबिक ये सिक्योरिटी रिस्क भी उन्होंने कहा था कि खिलाड़ी आएंगे, इंटरनेशनली लोग आएंगे, तो सिक्योरिटी शहर के अंदर से गुजर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कोई हेलीपैड बनाया जाएगा कि वो उनको फ़ज़ाई रास्ते से यहाँ पे लाया जाएगा? नहीं, अभी तो मोटरवे बन गई है, लाहौर से भी सियालकोट आप सीधी रोड है यहाँ पे। यहाँ पे शहर से गुजर के आना पड़ेगा, इसको मोटरवे नहीं, मैं सीधी रोड है वहाँ से आने के लिए। ठीक है। और जब प्लेयर्स मूव करते हैं तो रूट लगता है, तो रूट लगता है तो आपकी ऑन द वे सारी जितनी भी सिक्योरिटी है वो क्लियरेंस हो जाती। उसके बाद जो यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है और जो फ़ेज़ 2 में किया जा रहा है उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है कि हम इसको सारा कवर करेंगे, कि ओवरहेड ब्रिज ही मेजर कंसर्न रहा है यहाँ पे लोगों का। तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस सारे एंगल्स को कवर किया गया है यहाँ पे। जब आप ये बनेगा प्रोजेक्ट तो आप देखेंगे कि सिक्योरिटी के लोगों के जो कंसर्न्स है उसके जवाब उनको मिल जाए। यहाँ पे लोगों के ना रोज़गार भी थे, ये रोज़गार भी छीन लिया आपने। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को फैसिलिटियाँ दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी एक हैरान कुन बात है मेरे लिए कि जब आप एक तो सरकारी ज़मीन आपने किराए पे दी और किराए पे जो जगह देता है उसका हक होता है कि वो एक नोटिस दे के आपसे खाली करवा सकता है जगह। लोग अदालतों में जा रहे हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हम इस फैसिलिटी को अपग्रेड कर रहे हैं। आप पुरानी बुसीदा इमारत के अंदर बैठे हैं जो किसी वक्त भी आप पे गिर सकती है और आपकी अपनी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो कोई भी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, जो पब्लिक प्रोजेक्ट है, उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती जब तक उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी प्लान ना हो। ठीक है। तो हम इस फैसिलिटी को अपग्रेड करके उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी दोबारा प्लान करेंगे। मतलब नई दुकानें बनाएंगे आप यहाँ पे? देखें, आप कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जाएं तो आपको नीचे बैंक्वेट हॉल्स भी मिलते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, आपको दफातर भी मिलते हैं, आपको दुकानें भी मिलती हैं। तो ये कोई अनोखा प्रोजेक्ट तो नहीं है जिसमें अगर ये सेल्फ सस्टेनेबल किस तरह होगा कि अगर हम कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट नहीं करेंगे तो। ठीक है। जिन जिन लोगों से आपने दुकानें ली हैं, छीनी हैं, उन लोगों को दोबारा आप लोग
दोबारा देंगे दुकानें? पहली तो बात हमने छीना किसी से अच्छा, नहीं है। छीना उससे जाता है, वो कहते हैं कि छीन ली है हमारी छीनी उससे दुकानें। जाती है जो उसकी मलकियत और हमने छीन ली। ये तो सरकार की मलकियत ठीक है। और सरकार ने पैसा लगाया इसके ऊपर, लगाने का फैसला किया और सरकार ने फैसला किया कि नहीं बिल्डिंग बनानी है सारी। अब यहाँ पे बिल्डिंग बन रही हो, दुकानें तो अंदर नहीं रह सकती, तो उनको खाली करना और उनको पूरा उसका नोटिस और उनको पूरा मौका दिया गया किस तरीके से। बिल्कुल दिए थे और स्टे जो अदालत में से विकेट हो रहे हैं वो इसी बुनियाद पे हो रहे हैं कि सरकार ने अपना काम पूरा किया है। अब जब नया कमर्शियल दुकान वालों ने आप पे स्टे ले आए यहाँ पे इस जगह पे? बिल्कुल, ये स्टेडियम नहीं बनने देंगे हम। देखिए नहीं, एक नहीं लातादाद स्टे, एक ख़त्म होता है दूसरा, दूसरे से तीसरा, जो पुरानी एक रिवायत है। आपने इनसे बिठा के कोई मीटिंग नहीं की, इनको समझाया नहीं कि भाई हम नहीं बना के देंगे आपको दुकानें? देखिए हमने जब ये फेज़ 1 शुरू हुआ था तो दुकानें सबसे पहले दिन दुकानें गिरनी थी। ठीक है। हमने उसको 2 से 3 माह डिले किया कि ये लोगों को जितना मैक्सिमम टाइम, क्यों हमारे सियालकोट के रहने वाले लोग हैं, हमारे अपने तलक वाले लोग हैं, तो इनको मैक्सिमम मौका दिया कि यार इनका हर्ज ना हो, जितना हम डिले कर सकते हैं उतना ये डिले भी करें ताकि उनको मौका मिल जाए और अपना इंतज़ाम वो कर लें। जो लीगल कार्रवाई थी नोटिस देने की, टाइम देने की, हमने उससे ज़्यादा टाइम दिया उनको। बात दूसरी कर रहा था कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जब हम इसको दोबारा कंस्ट्रक्शन में कमर्शियल एक्टिविटी में लेके आएंगे तो उन लोगों को और बाकी दूसरे लोगों को भी, क्योंकि अब इसके अंदर ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो उन लोगों को और नए लोगों को भी इक्वल मौका दिया जाएगा कि अगर वो आके यहाँ पे अपना रोज़गार बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। हमारी कोई इसके ऊपर तरजीह नहीं है किसी के ऊपर भी कि ये ले सकता है ये नहीं ले सकता। हमारे लिए अब सियालकोट की आवाम, सियालकोट के लोग ओपन हैं, जो भी उस बिड का हिस्सा बनेंगे, जो भी वो बिड ले जाएंगे हमारी तरफ से, वो इस कमर्शियल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। 80 करोड़ रुपया एक हतीर रकम है जो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। आपको क्रिकेट का तो तजर्बा होगा, क्या कंस्ट्रक्शन का भी तजर्बा है आपको कि ज़ाया हो जाएंगे हमारे पैसे? नहीं, कंस्ट्रक्शन का तजर्बा मुझे ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं। ठीक है। लेकिन काम प्रोफेशनल्स, सारी दुनिया में जो प्रेसिडेंट्स है कि जो काम आप प्रोफेशनल्स को देते हैं वो प्रोफेशनल्स अच्छे तरीके से करते हैं। इसी तरह यहाँ भी सरकारी प्रोजेक्ट है और इसके अंदर 2 सरकार के महकमे शामिल हैं, एक नेस्पाक है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उन कुछ मिनिस्ट्रीज़ में से शामिल है पाकिस्तान में या पंजाब में कि जिनका अपना PMU है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है। तो नेस्पाक ऊपर सुपरवाइज कर रही है और PMU इसको एग्जीक्यूट कर रही है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, वो अंदर ही सरकारी टीम है जो उस प्रोजेक्ट को रन करती है और मेंटेन भी करती है। मतलब ये जो 84 करोड़ रुपया है, इसका ऑडिट भी होगा, इसका चेक एंड बैलेंस भी होगा, इसमें से कोई हुर्द-बुर्द नहीं हो सकती, ये भी यकीन है? बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ को जो रन कर रही है सरकार कर रही है और हम उसके ऊपर इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिसके ऊपर कल को करप्शन का दाग लग सके। आपने अपने पसंदीदा ठेकेदार को ठेका नहीं दिया? देखिए जी, मुझसे अगर आप अभी ये पूछेंगे ठेकेदार को ना, तो मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं किसी भी किस्म की एक्टिविटी के अंदर अपनी इंटरफेरेंस नहीं लेके आया। मुझे बल्कि मैं मज़े की बात सुनाता हूँ, मेरे एक दिन एक रिश्तेदार का फ़ोन आया कि यहाँ पे सरिया निकल रहा है। ठीक है। और वो सरिया जो है वो जो रेट निकाल रहे हैं हमें दे दें। तो मैंने उनसे माजरत कर ली, मैंने कहा जी मेरे किसी रेफरेंस से कोई चीज़ यहाँ से नहीं जाएगी, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखनी है और मैं लास्ट चीज़ होगी, आखिरी चीज़ होगी कि मैं अपने नाम से कोई फेवर किसी को दूं इस प्रोजेक्ट में से, हर चीज़ मेरिट पे हो। अच्छा उमर भाई, हमने ना देखा है सरकारी प्रोजेक्ट्स में ना कीमतें भी मतलब डबल लगती हैं, बढ़ जाती हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ईंट 10,000 की 1,000 आ रही है ना, तो सरकारी प्रोजेक्ट होगा तो वही ईंट 15,000 रुपया रेट लगेगा 1,000 ईंट का, ऐसा भी होता है क्या? इस तरह का चेक एंड बैलेंस रखते हैं आप? देखें, इसमें यूजुअली जो प्रॉब्लम होती है जाके वो यहाँ पे होती है कि जब फंड्स नहीं जनरेट होते और ठेकेदार को ये एहसास होता है कि जी मुझे पैसे बड़ी लंबी देर के बाद मिलेंगे। तो ये फुली फंडेड प्रोजेक्ट है, ये पहले 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद ये कम होते 90 करोड़ पे आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कॉस्ट इसकी कम की क्योंकि फुली फंडेड था, 84 करोड़ पे आ गया। तो अभी भी तो आप ये देखें कि 16 करोड़ रुपए तो हमने रिकॉस्टिंग के अंदर ही इसको कम कर लिया। ठीक है। तो उम्मीद है कि जब आप भी कभी चेक करेंगे या ऑडिटर्स जनरल पाकिस्तान के या पंजाब के इसको चेक करेंगे तो
उम्मीद है बेज़ाब्तगी नहीं होगी इसके अंदर कोई भी। मतलब जितने का सामान बाहर से मिलता है उतने का ही सरकारी रेट पे भी लगा होगा। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। कब तक ये रेडी हो जाएगा, मतलब कब तक सियालकोट के लोगों को ये खुशखबरी मिले स्टेडियम रेडी हो गया है? सियालकोट का एक तारीखी अजूबा, इस तरह का स्टेडियम ऐसे पहले नहीं है सियालकोट। लेकिन मैं तो किसको तारीख बताता हूँ इसकी कंप्लीशन की, तो लोग हैरानी से देखते हैं मुझे कि ये पागल हो गया। बिल्कुल। तो लेकिन अब लोगों को शहर में भी ये नज़र आ रहा है, जब वो पुल के ऊपर से गुजरते हैं ओवरहेड ब्रिज से, तो ये देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से रात को भी काम हो रहा होता है। 24 घंटे काम हो रहा है जी। और मार्च में इंशाल्लाह हम ग्रे स्ट्रक्चर इसका मुकम्मल कर देंगे। मार्च के अंदर 2 महीने के बाद ग्रे स्ट्रक्चर इसका मुकम्मल हो जाएगा। और सितंबर की तो डेडलाइन वैसे दी हुई है, लेकिन जो अब ग्राउंड रियलिटी पे नज़र आ रहा है कि फ़ेज़ 1 जून में इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दी जाएगा इंशाल्लाह। पक्का वादा है। इंशाल्लाह। इनको जो पेमेंट करते हैं वो आपके थ्रू पेमेंट होती नहीं, है? वो गवर्नमेंट मैकेनिज्म PMU स्पोर्ट्स का वो पेमेंट करता है। मतलब आपके थ्रू, आपके साइन भी नहीं, कहीं पे भी नहीं जरूरत कहीं पे? नहीं, कि मुझे साइन करेंगे या नहीं, मेरा किसी जगह पे कोई सिग्नेचर नहीं है। मेरा सिर्फ काविश इसके अंदर यही है कि ये प्रोजेक्ट सियालकोट को मिला और सियालकोट को उसका हक मिलना चाहिए था। मैंने सिर्फ उसकी तगदो की तारीख आप बता रहे हैं, ये फ़ेज़ 1 की है। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की क्या फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 जो है वो इंशाल्लाह हमारा टारगेट दिसंबर 2022 का है। फ़ेज़ 2 में क्या क्या होगा? उसके अंदर एक तो ये पूरा स्टेडियम जो स्टैंड्स हैं, ठीक है, ये रिवैम्प नए बनेंगे। ये यहाँ पे जो इस वक्त खस्ता हाल को 30-40 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, ये सारी गिराई जा रही है। और इसके बाद इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक नए स्टैंड बनेंगे। हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से, जो लेटेस्ट स्टेडियम है। और उसके बाद इसके अंदर फ्लड लाइट्स लगेंगी। उसके साथ ये फ़ेज़ 2 का हिस्सा है, स्टैंड्स और फ्लड लाइट्स। छत भी होगा इसका? छत तो नहीं होगा, लेकिन वो डोम की सूरत में होगा, जिससे आप जो सिक्योरिटी कंसर्न था, तो जब वो डोम ऊपर से बनेगा इस तरह, तो बाहर से हर चीज़ जो विजुअल बाहर से है वो कवर कर जाएगा। अच्छा, तो ये बारिश के अंदर भी हम यहाँ पे मैचेस जारी रहेंगे? नहीं, बारिश चूँकि आसमान तो खुला होगा, साइडों से इसकी मल्टी लेयर स्टैंड्स होंगे, लेकिन बारिश तो इफेक्ट करेगी, लेकिन उसकी तैयारी नीचे उसकी कवरिंग के लिए पूरी होगी। सही है, मतलब लैंटर नहीं डालेंगे आप? नहीं, लैंटर नहीं डालेंगे। टोटल मिला के 1 अरब 84 करोड़ रुपया टोटल लगेगा यहाँ पे। हाँ, तो उसके बाद ये अजूबा बनेगा, इंटरनेशनल फैसिलिटी बनेगी। ठीक है। और उसके बाद ये वेन्यू ओपन होगा पहले PSL के मैचेस के लिए। सियालकोट से मजीद शुएब मलिक जैसे लोग और बड़े बड़े नाम सियालकोट से दोबारा पैदा होंगे नहीं, हो रहे हैं। अच्छा, जिसकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रक्चर दें ताकि वहाँ से टैलेंट बाहर निकले। ठीक है। तो हमने PCB के नए आइन के मुताबिक सेंट्रल पंजाब ने पिछले 6 माह में क्रिकेट की एक्टिविटी कराई है, जिसमें स्कूल क्रिकेट हुई है और 5 बच्चे सेंट्रल पंजाब में 40 ओवर की गेम में ऐसे निकले जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। फिर हमने उनको PCB में बुलाया, रमीज़ राजा साहब ने 5-5 लाख रुपए उन प्लेयर्स को दिया। सरकारी स्कूल के बच्चों को? सरकारी और प्राइवेट दोनों। लेकिन जो बच्चे टैलेंटेड निकले वो सरकारी स्कूलों के निकले। 5-5 लाख रुपया फी बच्चे को रमीज़ राजा साहब चेयरमैन PCB ने दिया, PCB हेडक्वार्टर्स में बुला के दिया। इसी तरह बॉलर्स निकले। अब उन जो टैलेंटेड उस स्कूल की ब्रीड में से निकले, तो उनको बच्चों में कोई सियालकोट का बच्चा था? सियालकोट के जो टॉप परफॉर्मर थे सेंट्रल पंजाब के, सारे सियालकोट के थे। बेस्ट बैट्समैन भी सियालकोट से हुआ, बेस्ट विकेट कीपर भी सियालकोट से हुआ, बेस्ट बॉलर भी सियालकोट से हुआ। और अब इन लोगों को जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया इस टैलेंट को, तो इनको PSL की फ्रेंचाइजीज़ ने पिकअप कर लिया और इनको सेंट्रल पंजाब ने पिकअप कर लिया। यहाँ पे ये फैसिलिटी उस ग्रास रूट लेवल के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के बाद ये फैसिलिटी हाई परफॉर्मेंस सेंटर काम आएगी, जहाँ पे हम गुजरांवाला डिवीज़न के टॉप परफॉर्मर बच्चों को उठाएंगे, उनको स्टाइपेंड फंड भी देंगे, उनको यहाँ पे ला के रखेंगे और यहाँ पे जो प्रोफेशनल कोचेज़ होंगे वो उनको ट्रेन करके पाकिस्तान के लिए तैयार करेंगे। अच्छा उमर भाई, ये बता दें कि यहाँ पे ना सिर्फ लोगों के कारोबार बंद हुए, यहाँ पे हम देखते थे यहाँ पे अकेडमीज़ बनी हुई थी, लोकल कोचेज़ आते थे यहाँ पे। लोगों को लोकल तो नहीं कहा जा सकता, मतलब हमने वो कोचेज़ भी देखे जो शुएब मलिक को कोचिंग करते रहे। उसके बाद ये बच्चों को यहाँ पे कोचिंग करके क्रिकेट सिखाते थे, उसके गुड़ सिखाते थे, लेकिन वो अकेडमी भी बंद हो गई। उनका क्या फ्यूचर होगा यहाँ पे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये, और मैं आपकी विसातत से मैसेज भी देना चाहता हूँ इन लोगों को कि वो लोग एकेडमीज़ चला के अपने लिए पैसे चार्ज करते थे और बच्चों को ट्रेन करते थे। ठीक है।
हमारे कई मेरे ज़ाती कुछ दोस्त भी थे जो यहाँ पे इसी तरह अकेडमी लगाते थे। हमने उनका रोज़गार बंद नहीं किया। हम उनको एक बेहतर फैसिलिटी, ये तो इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ हम सियालकोट में फिर दोबारा कहने लगा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक और ग्राउंड्स 11 और ग्राउंड्स डेवलप कर रहे हैं। हम वहाँ पे उनको पैरेलल फैसिलिटीज़ देंगे इन क्लब्स को, ताकि वो वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकें। अच्छा, मतलब यहाँ से उठ के वो सेम इसी कंडीशन में दूसरी ग्राउंड्स में इंशाल्लाह बेहतर कंडीशन में 50-50 लाख रुपए का बजट है एक ग्राउंड का, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगा रही है। सारे ज़िलों को शायद 2-3 ग्राउंड वो भी आपकी वसातत से आया सियालकोट पे। मैं वही बताने लगा हूँ कि सियालकोट बाकी सारे ज़िलों को 2-3 ग्राउंडें मिली हैं। ठीक है। सियालकोट खुशकिस्मत है इस मामले में कि 11 ग्राउंडें उसको मिली हैं। 80 ग्राउंडें पूरे सेंट्रल पंजाब को मिली हैं, जिसमें से 11 सियालकोट में। जब ये ओपन होंगी कि सिर्फ स्कूल टाइमिंग के बाद बंद कर दी जाएंगी? नहीं, ओपन होंगी। लोग उसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे स्कूल्स। ठीक है। और मैंडेटरी होगा कि जब सेंट्रल पंजाब या पीसीबी उनसे ग्राउंड मांगेगा स्कूल एक्टिविटी के लिए, तो वो उनको देनी पड़ेगी। कितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो, अगर उसके पास सिफारिश नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट दब के रह जाता है सिफारिश ना होने की वजह से। सिफारिश होती है तो लोग आगे आते हैं। तो सिफारिश ना होने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? अब क्या स्ट्रेटजी लाए हैं? अच्छा, जब ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो पहले ट्रायल्स आए सेंट्रल पंजाब के, जिसमें सियालकोट भी शामिल था। तो मुझे लोगों ने यलगार कर दिया मेरे पे फ़ोन करके कि जी मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा टैलेंटेड है। और हर माँ बाप को, हर बड़े को अपना बच्चा अच्छा लगता है। आपने देखना होता है कि जो ब्रीड आ रही है उसके मुताबिक वो कितना टैलेंटेड है या उससे कोई बेहतर टैलेंटेड। तो सिफारिशों ने मुझे तो रात को सोने से भी आवाज़ार कर दिया। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन वैलिड है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम जब बोर्ड में बैठे उस एक्टिविटी के बाद, तो मैंने वहाँ पे एक सजेशन रखी। मैंने कहा जी अगर तो हम इस निज़ाम को पुराने निज़ाम की तरह ही चलाएँगे तो बदकिस्मती से हम भी उसका शिकार हो जाएंगे सिफारिश का। तो हमें तो नहीं पता कि कोई आ रहा है, कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या गलत बयानी कर रहा है। तो मैंने कहा जी एक ही हल मुझे इसका नज़र आता है कि क्रिकेट एक्टिविटी इतनी जनरेट कर दी जाए कि कोई बंदा सिफारिश लेके आए तो अपने कम से कम 10-12 मैचों की परफॉर्मेंस लेके आए कि जी मेरी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी और मुझे निगलेक्ट किया गया। सही है। उसके बाद हमने पूरा एक क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जो कि पिछले 6 महीने में पूरे सेंट्रल पंजाब में इम्प्लीमेंट किया गया। और अब लोग सिफारिश लेके नहीं आते, परफॉर्मेंस लेके आते हैं अपनी। अच्छा, इसका मतलब है सिफारिश का सिस्टम आपने ख़त्म कर दिया यहाँ पे? तकरीबन ख़त्म हो गया है। जब ये निज़ाम सिस्टम एक्टिविटी 2-3 साल चलेगी तो लोगों को खुद भी यकीन आ जाएगा कि ये निज़ाम चलने वाला है। अभी लोगों सिर्फ बेयकीनी का कि ये 1 साल एक्टिविटी चली और अगले साल बंद ना हो जाए। अब गरीब के बच्चे को भी मौका मिलेगा लाजमी। मैंने आपको जैसे बताया कि जी जो बच्चे जिन्होंने सरकारी स्कूलों से परफॉर्म किया और 5-5 लाख रुपए पीसीबी से मिले हैं उनको, वो लड़के बड़े गरीब घराने के या मिडिल क्लास फैमिली से। आप सियालकोट के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि ये बच्चे चलते चलते फर्स्ट क्लास तक पहुँचे, पाकिस्तानी टीम तक पहुँचे? कोई नया स्ट्रक्चर बताइएगा। पिछले तो हम देखते आ रहे हैं। हम लोगों ने स्कूल क्रिकेट को प्रमोट करना शुरू किया कि अंडर 13 की टीम बनाई स्कूलों में, हर ज़िले में, हर तहसील में जाके, और उनके मैचेस करवाए। अब हमने जो सेंट्रल पंजाब लेवल के ऊपर ये सितंबर-अक्टूबर में जो मैचेस करवाए स्कूल क्रिकेट के, एक टूर्नामेंट करवाया जिसमें हर ज़िले से हमने मेजर 10 स्कूल लिए, जिसमें 5 सरकारी 5 प्राइवेट थे। ठीक है। और उनको साथ अलाइड स्कूल दे दिए उनको कि जो उनके साथ टीम दूसरे स्कूल्स भी एसोसिएट कर दिए। वो अपने ज़िले में जीते पहले, फिर वो अपने डिवीज़न में जीते। ठीक है। फिर सेंट्रल पंजाब में सरगोदा डिवीज़न है, फैसलाबाद डिवीज़न है, लाहौर डिवीज़न है और गुजरांवाला डिवीज़न है। फिर वो 4 डिवीज़नों के चैम्पियन बने और उसके बाद सेमीफाइनल हुआ और फाइनल खेला गया कदाफ़ी स्टेडियम में, जो लाइव दिखाया गया टीवी के ऊपर। अच्छा। तो उसमें से वो जो लड़के मैंने आपको बताया डबल सेंचुरीज़ की फास्ट बॉलर, जिनको पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने पैसे दिए 5-5 लाख रुपए, तो ये एक ब्रीड वहाँ से निकली। और उसके बाद हमने टॉप परफॉर्मर स्कूल्स सारे सेंट्रल पंजाब से उठाए, क्योंकि अगर वो वीकडेज़ में खेलेंगे तो उनकी स्कूल का हर्ज होगा, जो कि कोई भी वालिद या वालिदैन नहीं चाहेंगे। तो अब हमने वीकेंड लीग शुरू की है उन टॉप परफॉर्मर स्कूल की, कि सैटरडे संडे को ऑफिशियल मैचेस दे रहे हैं हर स्कूल को जहाँ पे उनको टैलेंट मिल रहा है। तो हम अंडर 13 से टॉप परफॉर्मर उठा रहे हैं, अंडर 16 से उठा रहे हैं,
और उनके लिए ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बना रहे हैं, जो फैसलाबाद में और सियालकोट में इस वक्त बन रहा है, कि यहाँ पे ला के रखेंगे, लाहौर में ऑलरेडी है, यहाँ पे ला के उनको प्रोफेशनल कोचेज़ के साथ ट्रेन करा के पाकिस्तान के लिए तैयार करेंगे। मतलब ये महंगाई इस कदर हो चुकी है कि लोग परेशान हो चुके हैं, खेलों की तरफ क्या तवज्जो देंगे, लोग अपने बच्चे पालने पर मजबूर हैं, तो बच्चों को खेल की तरफ लाने की बजाय काम पे लेके जाते हैं कि यार हमारे साथ फैक्ट्री चलो, काम पे चलो, रोज़गार घर का चलाना है, चूल्हा चलाना है तो काम करना पड़ेगा भाई, क्रिकेट नहीं खेलनी। तो उन बच्चों के लिए सवाल किया था कि क्या उन बच्चों को ऐसे वजीफ़े लगेंगे यहाँ पे कि टैलेंट देख के यार ये बड़ा टैलेंटेड है, हम इसका वजीफ़ा लगाते हैं, ये आगे चल के पाकिस्तान का स्टार बन सकता है। जब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा तो यहाँ से जो हम टैलेंट पिक करेंगे उसको यहाँ पे ला के फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे भी, ये हॉस्टल्स बन रहे हैं उसके लिए, प्लस उसको उसके रहने के लिए, उसको टाइम करने के लिए उसको पैसे भी दिए जाएंगे और फ्री प्रोफेशनल सहूलियात भी दी जाएंगी ताकि वो अपने टैलेंट के ऊपर काम कर सके, उसको माली किसी दुश्वारी का सामना ना हो। सही है। यहाँ पे क्रिकेट सेंटर तो आप बना रहे हैं, क्रिकेट के तो प्लेयर स्टार्स यहाँ से निकलेंगे, क्या कोई क्लासेस ऐसी भी होंगी जिनमें उनको टीच भी किया जाएगा कि हमारे प्लेयर्स जब इंटरनेशनल लेवल पे किसी फोरम पे खड़े हों तो फर इंग्लिश में बात करें? अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़रिया रखता हूँ। ठीक है। हमें अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप अंग्रेज़ी, मैं इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, अगर मैं अंग्रेज़ी नहीं भी बोलता, ठीक है, तो मुझे किसी से कमतर अपने आप को महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात, यहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहा है वहाँ पे सिर्फ प्लेइंग टैलेंट को नहीं नर्चर किया जाएगा, आपकी हर पर्सनालिटी को भी इंटरनेशनल लेवल पे तैयार किया जाएगा। यहाँ पे क्लासेस होंगी, कोर्सेज़ होंगे, ये पूरा एक करिकुलम होगा जो यहाँ पे जो टैलेंट को हम लेके आएंगे उसको तैयार करने के लिए, एक पर्सनालिटी को डेवलप, टैलेंट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलप करने की भी पूरी सहूलियात यहाँ पे दी जा रही हैं। मतलब आप मुकम्मल इंसान बना के यहाँ से निकालेंगे इंशाल्लाह। आप अकेले नहीं, और भी बड़े लोग जिस तरह क्लब्स भी होंगी, क्या सारे लोग आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हैं कि अपने शहर को प्रमोट किया जाए, सारे इख्तलाफात बुलाकर, सियासी दबाव बुलाकर, हर चीज़ बुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने शहर के लिए? मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में एक स्पोर्ट्स है, सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन माजी में या अभी भी कुछ लोगों ने इसको सियासत का शिकार किया है। ठीक है। हम सियालकोट के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि सियालकोट का टैलेंट ज़्यादा है तो 2 टीमें यहाँ पे जो CCA की टीमें हैं, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की, जब बने, जो बेसिक लेवल है PCB को रिप्रेजेंट करने का, उसमें अंडर 16 होते हैं या नहीं, सीनियर टीमें होती हैं। सीनियर टीमें होती हैं, तो उसमें ये अंडर 19 का भी एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, तो 2-2 टीमें में दी जाएं ताकि जितना टैलेंट है सियालकोट में सबको मौका मिले, सबको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। कोई बंदा ये ना कहे कि जी मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली तो 15 प्लेयरों ने खेला। उमर भाई, मेरा तो दिल करता है 15 के 15 नेशनल टीम के प्लेयर सियालकोट से ही हों। मेरी भी ख्वाहिश यही है, और टैलेंट भी मौजूद है सियालकोट में। लेकिन हमें एक चैलेंज क्या, सियालकोट में जो लोग माजी में क्रिकेट की सियासत से मुंसलिक रहे हैं, उन्होंने इस निज़ाम का बायकॉट किया, जानते पूछते हुए या अनजाने में, कि उन्होंने नए निज़ाम की क्वालिटी को पढ़ा नहीं कि इसमें जिस चीज़ से वो मुंसलिक हैं उसको कितना प्रमोशन मिल रहा है, उन्होंने इसको बायकॉट किया और क्लब रजिस्टर्स नहीं किया। हमें कहते हैं PCB वाले के जी सियालकोट में आप टैलेंट की बात तो करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 34 क्लब रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। तो जबकि गुजरांवाला में 66 क्लब हैं, जबकि हम सियालकोट हब रहा है क्रिकेट का गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर पिछले 20 सालों में। ठीक है। तो 34 क्लब जो थे वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो अब उसकी वजह से ठीक है, 34 क्वालिटी के क्लब तो आगे आ गए जो क्रिकेट के साथ सीरियस हैं, लेकिन वो प्लेयर्स निगलेक्ट हो गए जो उन क्लब्स में होने की वजह से इन क्लबों के साथ जो रजिस्टर हुए हैं मुंसलिक नहीं हो सके। सही है। तो अब मैं उन सब प्लेयर्स को आपकी विसातत से, हमारे प्लेयर्स का हक मारा जाएगा, हक मारा जा रहा है, और मैं लेकिन आपकी विसातत से उन सब प्लेयर को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पहला फेज़ टूर्नामेंट का ख़त्म होने जा रहा है पूरे सेंट्रल पंजाब में। ठीक है। तो हम दोबारा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खोलेंगे रजिस्टर्ड क्लबों के लिए। तो वो प्लेयर्स जो पहले फेज़ में रजिस्टर्ड क्लब में रजिस्टर नहीं हो सके, वो फौरी पहुँचे उनके पास, अपना नाम रजिस्टर कराएं, और ताकि वो भी अगली एक्टिविटी का हिस्सा बन सकें, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेयर क्लबों के साथ ही ट्रायल्स में अपेयर हो सकेगा आने वाले वक्त में। तो जो प्लेयर पहली गाड़ी से रह गए थे
ठीक है। वो अगली गाड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार रहें। ठीक है उमर भाई, यहाँ से तो हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। बड़ा मज़ा आया, इतनी ठंड में बैठ के, इतनी सर्दी में बैठ के हमें ऐसा ही लग रहा था किसी इंग्लैंड के स्टेडियम में बैठे हुए हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है इंशाल्लाह इंग्लैंड से बढ़कर हमारा स्टेडियम होगा। सितंबर तक खुशखबरी सुनाई जा रही है कि इस स्टेडियम को खोल दिया जाएगा, इसका पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर सियालकोट से उठेंगे और दुनिया क्रिकेट पर छा जाएंगे। यहाँ पर इतना टैलेंट है, सबको मौका मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर यहाँ पर तैयार होने को है, दिन रात काम जारी है और इसका सारा क्रेडिट हम तो यहाँ पर उमर मीर को ही देंगे। यहाँ से इस जगह से अपने भाई, इस प्रोग्राम से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।